हेलो स्टूडेंट्स, आज ब्रिज कोर्स का आज सिलेबस है क्लास 10th में जो है ये साइंस 1 में हम टेस्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें ये जो है पूरा 15 मार्क्स का पूरा ये टेस्ट है जो कि आधे घंटे का है और इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। दोनों प्रश्नों में केवल 5-5 करने हैं। टोटल 8 दिया है, उन 8 में से 5 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। मैं विभू मिश्रा हूँ और आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपका ये नया टेस्ट पेपर सॉल्व किया हुआ है। पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको अभी सब समझाऊंगी। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। केवल 5 मैंने जैसा कि बताया था, तो मैंने हल तो पूरा कर दिया है लेकिन आपको करना केवल 5 ही है। तो चलिए देखते हैं कौन से कैसे हैं, क्या है। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे बेसिक क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव राय जो भी देना है ज़रूर दीजिएगा। आपका हर बात हमारे लिए बहुत महत्व रखती है और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। देखिए यहाँ पे दिया है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें में पहला दिया है कि ग्रेफाइट का उपयोग कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है, समझाइए। क्योंकि ये एक ही नंबर का है तो इसको थोड़ा ही लिखना एक ही लाइन में कि ग्रेफाइट कार्बन का मृदु, भूरा, काला तथा केलासी अपर रूप है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अपने समीप के 3 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा आबद्ध होता है, जिससे ग्रेफाइट की षटकोणीय तथा प्रतली संरचना प्राप्त हो जाती है। ग्रेफाइट के इन सभी परतों में मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्वत्र मतलब हर जगह स्वतंत्र यानी कि फ्रीली विचरण करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। अब इस पहले प्रश्न में या तो आपको ये वाला करना है या फिर बी करके दिया है कि सौर उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ये कीजिए, चाहे ये कीजिए ग्रेफाइट वाला या फिर सौर उपकरण में ये कीजिए, 2 में से केवल एक करना है। तो बी करके ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सौर उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य जो अवतल दर्पण से दूर स्थित होते हैं, मतलब सूर्य हमेशा बहुत दूर रहता है, उनसे आने वाली प्रकाश की आपतित किरणें, आने वाली किरणों को आपतित बोलते हैं और टकरा कर जाने वाली किरणों को परावर्तित बोलते हैं। तो आने वाली प्रकाश की आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। इन आपतित किरणों का ऊष्मीय विकिरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य नाभि पर अभिसरित होता है। मतलब वो जब मुख्य अक्ष पर आता है तो वो उसकी मुख्य नाभि पर इकट्ठा हो जाता है, मतलब अभिसरित होता है, जिससे उस स्थान पर अधिकतम ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए सौर ऊर्जा में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा है इसी में कि परिभाषा लिखें कोई एक, मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, 3 में से किसी एक की परिभाषा लिखनी है। मैं यहाँ पर तीनों लिख दे रही हूँ लेकिन आप इन तीनों में से कोई एक ही लिखिए। कार्य मतलब वर्क, यहाँ पर कार्य की परिभाषा लिखनी है कि किसी पिंड पर लगने वाला बल और उस पिंड में बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मतलब किसी पिंड पर जो बल कार्य करता है और उस पिंड पे जो बल कार्य करता है उसकी जिस दिशा में बल कार्य करता है उस दिशा में जो विस्थापन होता है, मतलब कि सरकता है या खिसकता है, के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मतलब W = F × S, ये इसका सूत्र हो जाता है। फिर इसी में दूसरा है विभवांतर। विभवांतर की परिभाषा लिखनी है, चाहे कार्य का लिखिए चाहे विभवांतर का या शक्ति का, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, केवल एक लिखना है। विभवांतर यानी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे दिया है, इसकी डेफिनेशन है कि दो भिन्न बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। SI में इसका इकाई वोल्ट होता है। देखिए विद्युत विभवांतर V = कार्य बटे आवेश, मतलब V = W/Q, ये इसका सूत्र हो गया। आगे देखिए शक्ति किसे कहते हैं, तो शक्ति की परिभाषा होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बस सिंपल सा डेफिनेशन है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर
कार्य बटा समय। तो ये हमारा पहले प्रश्न का दूसरा उप प्रश्न हो गया। अब तीसरे पर आते हैं। दिया है कि दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/u का मतलब होता है, इस u का मतलब होता है वस्तु की दर्पण से ध्रुव की दूरी। उसके बाद v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी। और f का मतलब होता है दर्पण की फोकस दूरी यानी नभ्यांतर। इस तरह से सभी चिन्हों का मतलब क्या होता है वो भी लिख दिया है मैंने यहाँ पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं परेशान हो रहे हैं उनको ये टेस्ट आसानी से मिल जाए। चौथा प्रश्न दिया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस प्रकार के बंध होते हैं, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है। तो इसका आंसर केवल 2 शब्दों में मैंने दे दिया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है। ओके, और सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मीथेन CH4, ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि यह चिन्ह विद्युत परिपथ के किस घटक को दर्शाता है। यहाँ पे ये साइन दिया है ऐसे, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो इस साइन का क्या मतलब होता है, तो ये विद्युत सेल का ये साइन है। बैटरी जो होती है विद्युत सेल, उसका साइन ये यहाँ पर है, इस घटक को ये दर्शाता है। फिर छठवां प्रश्न दिया है कि आकृति में बल्ब का संयोजन किस प्रकार का है, श्रेणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे देखिए मैंने ये आकृति भी बना दिया, ऐसे 2 बल्ब हैं और आपके ये प्रश्न पत्र में ये आकृति बनी हुई है, इस स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है 2 साइन दिए हैं, तो वो इसका ऐसे इस संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम अलग होता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है छठा हो गया। 7वें प्रश्न पर आते हैं। 7वां दिया है कि यदि 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण 120 डिग्री है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या की गणना कीजिए। मतलब यदि 2 समतल दर्पण के बीच की कोण 120 है तो हमें पता है, एक सूत्र होता है कि दर्पण के बीच का कोण A बराबर, मतलब ये मतलब यहाँ एंगल होता है A बराबर 120, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। और प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर, n मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, सूत्र क्या होता है 360/A-1, ये सूत्र होता है। ये पूरा क्या होता है, ये एक सूत्र होता है। तो इस सूत्र पे मान रखेंगे और उसके बाद हल कर लेंगे। तो n बराबर 360 तो सूत्र में है, a का मान कितना दिया है सवाल में 120 दिया है, तो a की जगह पे 120 लिख देंगे। फिर सूत्र में -1 है तो -1 लिख देंगे। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, बचा 36/12, तो 12 36, ये 3 हो गया। तो 3 - 1 बचा, तो n बराबर 3 - 1, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंबों की संख्या 2 है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए 8वां आखिरी प्रश्न है पहले प्रश्न का। करना केवल 5 है, मैंने 8 करके दे दिया है आपको, कि कार्बन यौगिक किन 2 रूपों में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति में कार्बन 2 अलग अवस्था में पाई जाती है। पहला होता है मुक्त अवस्था, दूसरा होता है यौगिक अवस्था। तो मुक्त अवस्था में होता है हीरा और ग्रेफाइट, और जो यौगिक अवस्था कार्बन की जो यौगिक अवस्था होती है उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CO2 और CaCO3, ये दोनों होते हैं। मुक्त मतलब बस केवल कार्बन ही रहे, और यौगिक के रूप में यानी कि 2 अन्य जो है तत्वों से जो जुड़े होते हैं उन्हें यौगिक अवस्था कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हम दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं। दूसरा प्रश्न ये 10 नंबर के लिए है, मतलब कि एक उप प्रश्न 2 नंबर का होता है। 5 करना है तो 2 × 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से केवल 5 करना है। मैं यहाँ पर आपको 8 प्रश्न हल करके दिखा देती हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह बहुत महत्व रखता है, मुझे मोटिवेट करता है और बहुत मेहनत लगता है इसे वीडियो बनाने में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया है कि विद्युत परिपथों में प्रयुक्त घटकों के लिए चिन्ह चार्ट में दिए गए हैं। मतलब एक चार्ट बना है स्क्रीन पे, आपको जो दिख रहा है प्रश्न पत्र में, वो मैं आपको स्क्रीन पर उसको शो कर देती हूँ। तो आकृति में उन्हें उचित स्थिति में जोड़कर परिपथ को पूरा करें। इस परिपथ की सहायता से कौन सा
नियम सिद्ध किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब परिपथ को जोड़ेंगे तो इस तरीके का जो है डायग्राम बनकर सामने आएगा। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। ये देखकर आप नोटबुक पर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पे बोल्ट, प्रतिरोध, अमीटर, कुंजी मतलब कि स्विच होता है जो, और सेल, बैटरी, सबको जोड़कर परिपथ बना दिया गया है और इसे विद्युत परिपथ बोलते हैं। और ये परिपथ जो है ओम के नियम, इसकी सहायता से ओम का नियम सिद्ध किया जा सकता है। इसका इसी में जो दूसरा प्रश्न था कि इस परिपथ की सहायता से कौन सा नियम सिद्ध किया जा सकता है, तो ओम का नियम सिद्ध किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, पहले प्रश्न में दूसरा जो दिया है, आरेख का निरीक्षण करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो जो आरेख बनी हुई है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसको देखना है, प्रश्न पत्र में जो कि दिया हुआ है उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे मैं उत्तर दे देती हूँ। आपका प्रश्न में पूछा है कि वस्तु की स्थिति क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए करके है कि वस्तु केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच है। मतलब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच है। फिर बी करके, इसी दूसरे प्रश्न में बी करके प्रश्न दिया है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति लिखिए, कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में देख लेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे है और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो वास्तविक और उल्टा है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पर आते हैं। दिया है कि दिए गए प्रयोग में क्या दिखता है, इसके पीछे का कारण बताइए। ये भी आपको स्क्रीन पर इसका जो प्रश्न में डायग्राम है वो दिख जाएगा और उसका आंसर देखकर अगर हम लिखेंगे तो उसका आंसर निकल आएगा कि बूझे चूने में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रवाहित करने पर मतलब बहाने पर, डालने पर विलयन का रंग दुधिया हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉ मतलब पाइप जिससे हम पीते हैं कुछ चीज या फूंकते हैं, स्ट्रॉ से चूने के पानी में फूंक मारने पर हवा की कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया होकर अविलीय सफेद, जो कि डिसॉल्व नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तथा चूने का पानी सफेद हो जाता है। तो ये डायग्राम देखकर इसका आंसर ये आएगा। फिर इसी में दिया है चौथा, अग्निशामक यंत्र में से कौन सी गैस निकलती है और इस प्रकार के अग्निशामकों के गुण और उपयोग लिखिए। तो देखिए अग्निशामक यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। और इसके गुणधर्म और इसका उपयोग है, ये भी पूछा है। तो इसका गुणधर्म यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र में जंग नहीं लगता और यह विद्युत अवरोधक होते हैं। ये इसका गुणधर्म हो गया। मतलब जो अग्निशामक यंत्र होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है उसमें कभी भी जंग नहीं लगता और विद्युत का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, बिजली प्रवाहित नहीं होती है। और इसका उपयोग इसीलिए होता है कि विद्युत उपकरणों व यंत्रों में आग लगने पर इनका उपयोग किया जाता है। मतलब अगर कहीं विद्युत के उपकरण में आग लग जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे तो आग भी बुझ जाएगी और यूज करने वालों को भी बिजली का झटका नहीं लगेगा। फिर आते हैं पांचवें प्रश्न पर। इसमें दो पूछा है, उसमें से कोई एक करना है। एक पूछा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर लिख लिए और एक पूछा है कि विद्युत चालक और विद्युत रोधी में अंतर लिखिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों करके दिया है आपको केवल एक ही करना है दोनों में से। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में पहला पॉइंट है, गतिशील अवस्था में पिंड में समाविष्ट ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जबकि स्थितिज ऊर्जा में पहला पॉइंट है कि किसी पिंड में विभिन्न घटकों की विशेष स्थिति अथवा संरूपण के कारण उसमें विद्यमान ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इस ऊर्जा के केवल एक ही रूप में होने के कारण कार्य होने के लिए इनका दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण करना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है स्थितिज ऊर्जा में कि यह ऊर्जा गुरुत्व स्थितिज व विद्युत स्थितिज जैसे विभिन्न रूपों में पाई जाती है और इनका गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होने पर ही कार्य होता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। आगे आते हैं, देखिए विद्युत रोधी।
और विद्युत चालक में अंतर देना है, जिसे कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं। विद्युत चालक को कंडक्टर और विद्युत रोधी को इंसुलेटर बोलते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अंतर लिखेंगे तो अत्यंत क्षीण विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ को विद्युत चालक कहते हैं, और विद्युत रोधी जो होता है वो अत्यंत उच्च विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ को विद्युत रोधी कहते हैं। मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि विद्युत चालकों में ऐसे आवेश वाहक होते हैं जिन्हें विभवांतर प्रयुक्त करके गतिशील किया जा सकता है, और विद्युत रोधी में ऐसे आवेश वाहक लगभग नगण्य होते हैं, नगण्य मतलब न के बराबर, जिन्हें विभवांतर प्रयुक्त करके गतिशील किया जा सके। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब छठवें प्रश्न पर आते हैं। छठवें प्रश्न में दिया है कि यदि आकृति के परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा। मतलब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यह आकृति, इसमें देखिए प्रश्न पत्र में ये दिया हुआ है। तो इसमें अगर धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा, और पेंसिल में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है और इस प्रयोग में उस पदार्थ का कौन सा गुण पाया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे तो छोटा सा आंसर हो जाएगा कि परिपथ में विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो बल्ब जल उठेगा, जो कि चित्र से डायग्राम से पता चल रहा है। फिर दूसरा आंसर है कि पेंसिल में ग्रेफाइट है जो कि विद्युत धारा का उत्तम चालक है, जिससे विद्युत का प्रवाह होता है और बल्ब जल जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न दिया है कि दी गई आकृति को देखकर किरण आरेख बनाने का नियम लिखिए। तो किरण आरेख का देखिए 3 नियम होते हैं। प्रश्न पत्र में आकृति देखिए दी है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें तीनों नियम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये तीनों नियम आंसर में लिखने हैं। पहला है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है। दूसरा नियम है यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से जाती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और तीसरा नियम इसी में दिया है, दूसरा नियम आपको दिखा नहीं, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से जाती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और तीसरा लास्ट नियम है कि यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र में से जाती है तो परावर्तित किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस तरीके से जो है दी गई आकृति के अनुसार ये तीनों नियम निकल कर सामने आते हैं। अब दूसरे प्रश्न का ये आखिरी प्रश्न है जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का है। दिया है 15 ओम, 20 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध वाले प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। प्रभावी यानी यहाँ पे परिणामी होगा, प्रभावी की जगह परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर प्रश्न में जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। देखिए दिया है R1 बराबर मान लीजिए 15 है, R2 बराबर 20 है और R3 बराबर 10 ओम है। ये साइन का मतलब ओम होता है। यदि परिणामी प्रतिरोध RP हो तो समांतर क्रम संयोजन मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सूत्र लिख लेंगे। सूत्र पे मान रख देंगे। 1/R1 का मान कितना है 15, R2 का मान कितना है 20, तो R2 की जगह 20 लिख देंगे। R3 का मान 10 है तो 10 लिख लेंगे। इन तीनों का लस लेंगे तो 60 आएगा। 60 लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 15 चौका 60 होगा, तो 4 एकम 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 20 2 40, 20 3 60, 3 एकम 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 6 दहा में 60 और 10 एकम 10, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे तो 4 3 7 और 6 13 होता है। 13/60 हो जाएगा। तो 1/P का मान 13/7 होगा। तो RP को जब हम ऊपर लेंगे तो 60/13 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा। और 60 में जब 13 से भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे तो 4.615 ये इतना ओम जो है परिपथ का संपूर्ण परिणामी प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह के वीडियो मैं आगे भी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।